हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके पीके पाठशाला। मैं सनी पवार आपका जीके पीके पाठशाला में स्वागत करता हूं। लीजिए सर। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जैसे कि हमारी हिस्ट्री की कल एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास शुरू होने वाली है और मुझे आशा है कि आपने वो क्लास देखी होगी, बड़े ध्यान से देखी होगी और आपको ये फील भी हो गया होगा कि हमारे सनी सर जो हैं क्लास को कितने अच्छे तरीके से ले रहे हैं, आपको बेसिक पॉइंट समझा रहे हैं और आपको धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ भी रहा होगा। एक हम कहानी के जरिए चल रहे हैं, ठीक है। कहानी अगर हम शुरुआत से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने वो कहानी, हिस्ट्री कहानी एक बार ध्यान से पढ़ ली तो आपके माइंड से वो कहीं जाने वाली नहीं है। अब आपको ये नहीं करना है कि थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ पढ़ लिया, तो आपका ना ऐसे माइंड ना डाइवर्ट हो जाएगा। आपको ना केवल फोकस करना है। आप एक बार हमारी वीडियोज़ पे जो सनी सर की क्लासेस हैं, आप फोकस तो कीजिए। आपको 100% ना रिजल्ट मिलता है तो हमें बताइए। उसके बाद अगर हमसे कुछ छूट भी जाता है, इन केस वैसे छूटेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है सनी सर छोड़ेंगे नहीं। इन केस अगर कोई भी डाउट आपसे आता है तो हमारा कमेंट बॉक्स है, हमारा टेलीग्राम चैनल्स है, तो आप हमें वहाँ पे लिख के भेजें, तो हम उसे भी क्लियर कराएंगे। और हाँ, एक विशेष आपके लिए, एक विशेष सूचना आपकी सफलता के लिए, केवल आपकी सफलता के लिए, आज शाम 8 बजे, इट मीन्स आज शाम, तारीख कितनी है 8, तो 8 तारीख शाम के 8 बजे हम सनी सर के साथ आ रहे हैं लाइव। सनी सर की 2 क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा, हम आपको लाइव क्वेश्चन देंगे और आपको लाइव ही आंसर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब अभी तक जो हमारी 2 क्लासेस आज जो हम कंप्लीट की हैं, उन दोनों क्लासेस के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आपसे लाइव शाम को 8 बजे, ठीक है। आज रात 8 बजे आप सबके साथ में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। लीजिए तैयार हो जाइए। अब बहाना मत बनाना ना, एक्सक्यूज छोड़ दीजिए। केवल आपके लिए आ रहे हैं हम आज रात 8 बजे। मुझे याद आ रहा है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी ना करें, ये सनी, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए सनी। ओके, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारी जो क्लास चल रही थी आधुनिक इतिहास, उसमें हमने कल डिस्कस किया था कि जो वास्को डी गामा आया था 1498 के अंदर, वो कालीकट में पहुंचा था। उसके बाद में हमने अल्बुकर्क, फ्रांसिस डी अल्मेडा का जिक्र भी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 1707 ईस्वी की बात है, जिस टाइम पे क्या होता है, जो मुगल साम्राज्य था उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ चली हुई थी और उस टाइम पे औरंगजेब की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद में क्या हुआ, क्योंकि जब औरंगजेब जो थे, इनके बाद में जितने भी शासक जो हुए हैं वो थोड़े क्या हुए हैं, वीक हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं, जिसकी वजह से इनका जो दबदबा था कम हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, जब इनका दबदबा थोड़ा कम हो गया तो 3 स्वतंत्र राज्य बने। 3 क्या बने, अलग अलग स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें पहले राज्य का नाम बंगाल, दूसरे का नाम अवध और तीसरे का नाम हैदराबाद था। जिसमें जो बंगाल राज्य था उसको 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। इसमें मतलब स्वतंत्र राज्य जो बनाया था वो किसने बनाया था, मुर्शीद कुली खान ने बनाया था। जिस टाइम पे औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में जो फर्स्ट राज्य, जो स्वतंत्र राज्य बना, उसका नाम क्या है, बंगाल। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब 1717 ईस्वी की बात है, जब मुर्शीद कुली खान ने इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया था, इसके साथ साथ बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा, ये 2 राज्य और इसके साथ ऐड कर लिए थे। तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये तीनों ही स्वतंत्र राज्य बना दिए थे। उसके बाद में हम अवध की बात करते हैं। अवध 1722 ईस्वी में शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने इसको, अवध जो है वो 1722 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनाया। तीसरे की बात करते हैं हैदराबाद 1724 ईस्वी में किसने किया है, इनका नाम था निजामुल मुल्क आसफ शाह इनका नाम है, और इन्होंने 1724 ईस्वी में हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया। इनका जो वास्तविक नाम था वो इनका वास्तविक नाम था चिकलीज खां। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम, चिकलीज खां, ठीक है। पहली स्लाइड हमने देख ली है। सेकंड स्लाइड में देखते हैं भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। देखिए, मैंने आपको बताया था कल, जिस टाइम पे कलकत्ता, जो हमारा कलकत्ता था, उसमें विलियम फोर्ट की स्थापना की थी। कैसे की थी, जवाहरलाल लोग जो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, जो किसी स्थानीय जमींदार के पास गया था और 3 गांव की जमीन खरीदी थी। कौन कौन से गांव थे वे, गोविंदपुरी, सुतानाती और कलीकतरी। तो उसमें उन जमीन खरीदने के बाद में वहाँ पे विलियम फोर्ट का निर्माण किया। जब इस बात का पता बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को लगा, तो सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब हैं और कैपिटल क्या है, कलकत्ता।
जब उनको पता लगा कि सिराजुद्दौला को यह पता लगा कि कलकत्ता के अंदर जो विलियम फोर्ट बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा कि वहाँ पे जो उनका प्रभुत्व है वो उनका जम जाएगा, तो सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ट के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जिसमें क्या हुआ, ये बात है 20 जून 1756 की, 20 जून 1756 की। और इस घटना को हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या था, जिस टाइम पे सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ट के ऊपर अटैक किया तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 146 अंग्रेजों को वहाँ पे पकड़ा और कमरे के अंदर ऐसे लगा दिया जैसे कि हम फोल्ड करके कपड़ों को लगा देते हैं, एकदम पैक कर दिए। जब वहाँ का दरवाज़ा जब उसका कमरे का ओपन किया तो उसमें 123 अंग्रेज जो थे वो मरे हुए मिले। इस प्रकार से 146 अंग्रेजों में से 123 मरे हुए मिले। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ, बंगाल के नवाब ने जब वो गेट खोला था, मैंने बताया आपको कि 123 अंग्रेज जो हैं वो खत्म हो गए थे। तो इस घटना को बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 20 जून 1756 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि कलकत्ता के अंदर विलियम फोर्ट का निर्माण कर दिया था, सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उस पर अटैक कर दिया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ये, देखिए मैं आपको बता दूं प्लासी का युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 ईस्वी की बात है। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी मैंने अभी जो घटना बताई है आपको, वही इसका बड़ा रीजन रहा है, जिसकी वजह से ये फिर हमें प्लासी का युद्ध इनके साथ में हुआ। किसके साथ में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ में। इसमें हुआ क्या, प्लासी के युद्ध की बात है 23 जून 1757 ईस्वी की, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे, मैं आपको बता दूं नवाब जो थे सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब, इनका एक सेनापति था मीर जफर। कौन था, मीर जफर। अभी रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मीर जफर के पास आता है, क्योंकि सिराजुद्दौला से वो सेम जो आमने सामने लड़ेगा तो उसे पता है मैं हार जाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, जो सिराजुद्दौला के सेनापति होते हैं मीर जफर, इसके पास आता है और इनसे बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है ना, कि किसके पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी तरफ से युद्ध लड़ो, तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें है ना बंगाल का क्या बना दूंगा, नवाब बना दूंगा, यदि तुम मेरी तरफ से युद्ध करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लालच देता है मीर जफर को, और मीर जफर जो है वो इसकी बातों में आ जाता है। अब तुम्हें एक बात और पता है, सिंपल सी बात है कि घर का भेदी लंका ढाए। यदि हमारा जो शत्रु है और उसके विरोध में कोई हमारा अपना ही खड़ा हो जाए तो सिंपल सी बात है हारना तो तय है फिर हमारा। तो इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार होती है। और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अपना जो उन्होंने उसको जो समझौता करा था किसके साथ में, मीर जफर के साथ में समझौता किया था कि हम तुम्हें क्या बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, वो उसने पूरा किया। मीर जफर को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसके बाद में क्या हुआ, हमारे जो परिणाम निकले किसके, जो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था उसके परिणाम हमारे क्या निकले, जो बंगाल, क्योंकि बंगाल बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा सिराजुद्दौला को हराने के बाद में मीर जफर जब किसके साथ मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, तो बंगाल बिहार उड़ीसा पर जो राजनीतिक नियंत्रण है वो किसका हो जाता है, वो अंग्रेजों का हो जाता है। मैंने आपको बताया कि बंगाल बिहार उड़ीसा पर जो राजनीतिक नियंत्रण है वो किसका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, मीर जफर जो होता है वो अंग्रेजों को 2 करोड़ रुपए और 24 परगने देगा। क्यों देगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों ने मीर जफर को क्या बनाया है, बंगाल का नवाब बनाया है। जब अंग्रेजों ने बनाया है तो अंग्रेजों की उसको माननी पड़ेगी। तो उसमें क्या हुआ, मीर जफर अंग्रेजों को कितने रुपए देगा, 2 करोड़ रुपए और 24 परगने। 24, जैसे हम परगने की बात कर रहे हैं, परगना होता क्या है, मैं आपको परगने के बारे में बता दूं। परगना जो होता है वो कुछ गाँवों का समूह होता है। परगना किसे बोलते हैं, कुछ गाँवों के समूह को, जैसे तहसील, तहसील के अंदर कुछ गाँव होते हैं, तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि परगने को एक तरह से तहसील, ठीक है ना। परगना किसे बोलते हैं, कुछ गाँवों के समूह को परगना बोल देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, 1757 से 1760 ईस्वी तक जो बंगाल का नवाब है वो मीर जफर ही रहता है। लेकिन 1760 में मीर जफर की जो है अंग्रेजों के साथ क्या हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, अंग्रेजों की क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है मीर जफर के साथ। तो उसके बाद में क्या होता है, 1760 ईस्वी में अब मीर जफर से जब अनबन होगी तो इन्होंने क्या किया, काम किया है, जो अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने मीर जफर के दामाद, जिसका नाम क्या था, मीर कासिम, तो मीर जफर के दामाद मीर कासिम को वे क्या कर देते हैं, बंगाल का नवाब नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम अगली स्लाइड में देखते हैं आगे क्या होता है। फिर देखिए प्लासी के युद्ध होने के बाद में हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। अब बक्सर का युद्ध होना 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी की बात है। अब बक्सर का युद्ध जो होगा उसके कुछ ना कुछ रीजन रहे होंगे।
अब वो रीज़न क्या रहे होंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो इसके जो रीज़न है वो फर्स्ट रीज़न है कि मीर कासिम जो है वो मीर कासिम व अंग्रेज़ों के संबंध जो है वो ख़राब हो गए धीरे धीरे। भाई किसी के साथ भी यदि हमारी रिलेशनशिप अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ आपस में यदि मतभेद रहेंगे तो हमारे जो रिलेशन हैं वो डे बाय डे ख़राब होते चले जाएंगे। सेकंड जो रीज़न था वो ये रीज़न था कि मीर कासिम की जो राजधानी थी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी, ठीक है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन पड़ता है। कौन सा रीजन पड़ता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर रीजन पड़ता है मुर्शिदाबाद। और वहां से इसने राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित कर ली? अपनी मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो रीजन है वो है कि मीर कासिम ने शक्तिशाली सेना का गठन कर रहा था। अब ये बात किसको पसंद नहीं आई? अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई। क्या पसंद नहीं आई? कि जो मीर कासिम है वो शक्तिशाली सेना का गठन कर रहा है, अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर रहा है। और तीसरी बात है दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का दुरुपयोग ये पसंद नहीं आया किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, किसको पसंद नहीं आया? मीर कासिम को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि 1717 ईस्वी की, मैं आपको बता दूं दस्तक का दुरुपयोग होता क्या है। दस्तक का दुरुपयोग उसे बोलते हैं 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर एक मुगल शासक है, तो 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने बिना शुल्क के, बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे दी थी। अब ये क्या था? उसके पास दस्तक का दुरुपयोग था कि उसने क्या काम किया? 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को दे देता है। इसी को ही क्या बोलते हैं? दस्तक का दुरुपयोग बोलते हैं। सबसे मैं एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूं आपको। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर, बंगाल का नवाब हटाकर दोबारा मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल का नवाब मीर जफर को 2 बार बनाया गया। एक कब? 1757 ईस्वी में। कब? जब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है, आपस में इनका अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था तब। और दूसरी बार कब बनाया गया? 1763 ईस्वी में, ठीक है, जब अनबन होगी थी मीर कासिम की किसके साथ में? रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजों के साथ में। अब हम जो आगे हैं, देखिए मैंने अभी तक आपको बक्सर के युद्ध का जो था, बक्सर के युद्ध के जो रीजन रहे थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब हम बक्सर के युद्ध की बात करते हैं किस तरीके से हुआ। जब मैंने आपको बताया कि जो मीर कासिम था, मीर कासिम की वहाँ पे अनबन हो गई थी और शक्तिशाली सेना का गठन भी कर लिया था और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर भी स्थानांतरित कर ली थी। तब उसके बाद में क्या हुआ? मीर कासिम जाता है अवध। कहाँ जाता है? मीर कासिम जाता है अवध। और जो अवध का जो शासक है वो है सुजाउदौला। क्या नाम है? सुजाउदौला। तो अवध के शासक के पास जाता है जिसका नाम है सुजाउदौला। सुजाउदौला के साथ में एक मुगल शासक जुड़ते हैं जिसका नाम क्या है? सालम सेकंड। और तीसरे जो हमारे मीर कासिम है जो वहाँ पे जाते हैं, ये तीनों मिलते हैं। और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी की बात है जिसमें कि हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मुनरो मिंटो। अब इसमें क्या हुआ? मुनरो मिंटो ने अपनी सेना को इनके ऊपर अटैक करवा दिया, सुजाउदौला, सालम सेकंड और मीर कासिम के ऊपर। अब इन तीनों की हार हो जाती है। हार होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन रहा कि इनको यूरोप पद्धति नहीं आती थी कि युद्ध में यूरोपियन पद्धति कैसे लड़ा जाता है। तो इनका जो हारने का सबसे बड़ा रीजन रहा है वो यही रहा है, जिस वजह से इन तीनों की क्या होती है यहाँ पे हार और मुनरो मिंटो की क्या होती है यहाँ पे जीत। इस प्रकार से हमारा बक्सर का युद्ध खत्म हो जाता है। और इसका जो परिणाम निकलता है वो ये निकलता है कि जो अंग्रेजों का जो शासन था वो बंगाल के ऊपर तो था ही, मैंने आपको बताया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ऊपर था। अब क्या हुआ? जब मीर कासिम सुजाउदौला के पास गया था तो वो कहाँ का था? अवध का। तो अवध जब सुजाउदौला को भी हरा दिया उसने, तो अवध के क्षेत्र पर भी किसका अधिकार हो गया? वो भी अंग्रेजों का हो गया। तो इस प्रकार से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध वाले क्षेत्र पर भी इनका अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया, स्वामित्व इन्होंने जकड़ लिया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करा दिया है। उसके बाद में हमने इसके रीजन भी देख लिए थे, उसके हमने परिणाम भी देख लिए थे, परिणाम क्या हुए थे। उसके बाद में 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और वो संधि होती है सालम सेकंड और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, मध्य में से वो संधि होती है। उस संधि में क्या क्या हुआ था? सालम सेकंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं वो किसको दे दिए थे? कंपनी को दे दिए थे। अब दीवानी अधिकार कैसे बता दूं मैं आपको? दीवानी अधिकार का मतलब है, कहने का मतलब है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भी जो रिन्यूअल टैक्स था, जो भी टैक्स आएगा वो किसे दे दिए जाएंगे? वो सभी कंपनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी जो भी टैक्स है वो सब कौन लेगी? वो सब कंपनी लेगी। और कंपनी ने उसे क्या दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक सालम सेकंड को देने का क्या दिया? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो हमारी सेकंड संधि होती है वो किस किस के बीच में होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
देखिए हमने आपके सामने 12 अगस्त 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसको अपने डिस्कस कर लिया है, जो सालम द्वितीय सालम सेकंड के बीच में हुई थी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। जो अब हम बात कर रहे हैं 16 अगस्त 1765 की जो संधि हुई थी वो अवध के शासक सुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। किसके हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। इसमें जो अवध का क्षेत्र है वो सुजाउद्दौला को वापस लौटा दिया। किसने? जो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। वो रॉबर्ट क्लाइव ने अवध का क्षेत्र, क्योंकि मैंने बताया था आपको जो अवध के शासक थे सुजाउद्दौला, जो मीर कासिम के साथ मिलके उन्होंने युद्ध किया था, किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। तो उसमें क्या हुआ था, अवध का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के पास आ गया था। तो इन्होंने क्या किया, जो 16 अगस्त 1765 की जो संधि हुई थी अवध के शासक सुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य है, उसमें अवध का क्षेत्र सुजाउद्दौला को वापस लौटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। सेकंड पॉइंट है कि सुजाउद्दौला ने जो 50 लाख रुपए दिए युद्ध हार जाने के रूप में, किसको? अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए युद्ध हार जाने के रूप में। किसने दिए? सुजाउद्दौला ने दिए। और थर्ड पॉइंट ये था कि क्या भविष्य में यदि किसी भी तरह की कोई सहायता अवध के नवाब या अवध के शासक सुजाउद्दौला को पड़ती है तो कंपनी जो है या फिर जो रॉबर्ट क्लाइव है वो क्या करेंगे? उनकी सहायता करेंगे। या फिर रॉबर्ट क्लाइव को किसी तरह की कोई सहायता पड़ती है तो अवध के शासक जो हैं सुजाउद्दौला वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन इस मदद में जो भी खर्चा होगा वह कंपनी नहीं देगी या अंग्रेज नहीं देंगे। कौन देगा? वो देंगे अवध के नवाब सुजाउद्दौला। ये इसमें डिस्कशन हुआ था किसमें? 16 अगस्त 1765 की संधि में। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए हम बात करेंगे अब द्वैध शासन की। द्वैध शासन 1765 से 1772 ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया हुआ है द्वैध शासन जो है। इसमें क्या हुआ था, जो सालम सेकंड जो थे, सालम सेकंड ने दीवानी अधिकार जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। दीवानी अधिकार मैंने आपको बताया था, दीवानी अधिकार जैसे कर वसूलने का काम है, कोई भी प्रशासनिक कार्य है, कोई भी रूल या रेगुलेशन बनाना है, वो सब काम जो होते हैं वो किसके हैं? वो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और जो निजामत मामले हैं, जो छोटे मोटे मामले हैं जैसे कि रोड बनवाना है या किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्टर का काम कराना है, वो जो काम दे दिए गए थे वो दिए गए थे सालम सेकंड को। तो इसको हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं और ये 1765 से 1772 तक चला। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो हम रेगुलेटिंग एक्ट की, पिट्स इंडिया एक्ट की, उसके बाद में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो हमारे गवर्नर हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आज इतना ही रखते हैं। और देखिए यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें। पसंद क्यों नहीं आएगी, अब तो मैं आपके साथ पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। तो देखिए आप भी मेरे साथ इसी तरीके से लगे रहें, मेहनत करते रहें। यदि आप इस तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। आप सफलता की सीढ़ियों पर चले हुए हो तो आपको जरूर आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी।